₹75 में मेंबर बनाया जाता है और अगर किसी को जीतना है तो लमसम वो आंकड़ा 17 से 18 करोड़ तक चला जाता है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि हमारी पार्टी से कितने युवा लोग प्रभावित हैं। आज हमारे जो लाखों मेंबर बने हैं वो तो वो लोग दे रहे हैं। पहली बार के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक वचनलाल शर्मा कार्यशैली को कैसे देखते हैं? राजनीतिक तौर पे मैं बात करूंगा तो बड़ा मजाक है इस प्रदेश का। ये सरकार सब 62 से ही मांग थी, तब से तो कांग्रेस थी, तब भी नहीं मिला। भाई उस समय क्या है कि वाकई लोगों ने ज़्यादा मांग नहीं करी थी। अभी पिछले 10 साल से लोगों के बीच वाकई ये चल रहा है कि अरेंजमेंट बनना चाहिए। भाजपा 2 साल बनाम 5 साल की बात करती है, उस पर क्या कहेंगे? एक काम बता दिया मुझे, पेपर कराए हैं इन लोगों ने। एक ऑडियो आता है जिसमें काफ़ी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। मैंने अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता से उसके ऊपर कोई विरोध नहीं देखा। देखिए स्टाइल लोगों ने की, एक बार कांग्रेस आती है राजस्थान में, एक बार भाजपा आती है। देखो राजस्थान की एक जनता जो है ना, अभी उसको वोट देना आता है। पूर्व मुख्यमंत्री तो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार तोड़ने की साजिश रची गई, भाजपा ने साजिश रची, लगातार मानेसर का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सुरेश यादव जी। नमस्कार साहब, कैसे हैं? नमस्कार सर। भाई साहब, आप एक सामान्य वर्ग परिवार से आते हैं, उसके बाद राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, परिवार का कितना सहयोग रहा? देखो राजनीति के मेरे भाई मेरी परिस्थिति ऐसी रही। मैं राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने और फिर विश्वविद्यालय में रहा। बहुत लंबे टाइम तक मैं विश्वविद्यालय में रहा, करीबन 10 साल के करीबन मैं विश्वविद्यालय में रहा। और उस टाइम पे छात्रों की समस्याएं, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन थे जो वास्तव में विश्वविद्यालय की तमाम समस्याओं को लेकर जूझते थे। तो उन समस्याओं को देख के मेरे ऑटोमेटिक मन में आने लग गया कि यार कहीं ना कहीं अपने को सेवा करनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ आया, हॉस्टल की मैंने ज़िंदगी जी और मैं जब यहाँ रहता था तो मुझे लगता था कि यार वाकई समस्या तो बहुत है। चाहे वो कन्वेंस को लेके मान लीजिए, चाहे आप हॉस्टल एडिशन मान लीजिए, चाहे आप फीस को लेके मान लीजिए, रोज़ाना अपडेट नहीं होता था कि आपको कब क्लास चल रही है या एडमिशन कब है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी ना, इसको देख के मुझे लगता था कि कहीं एक मन में एक बहाव था। और सबसे मैंने बात ये कि मेरे परिवार का संस्कार भी थे। भाई मेरे परिवार वालों का ये कहना है कि आप सेवा करो। वो सेवा किस रूप में हो सकती है? आपको सेवा करनी चाहिए, एक सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। तो वो दौर है, वो दौर अब तक चलता है। छात्र जब एक यूनिवर्सिटी में होता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एबीवीपी ज्वाइन करता है या एनएसयूआई। आपने एनएसयूआई ज्वाइन करी, उसके पीछे का क्या वजह रही? एनएसयूआई देखो इस दुनिया की लार्जेस्ट छात्रों की पार्टी है और एक विजन लेके काम करती है। आप मान के चलना, एबीवीपी कोई पार्टी नहीं है। एबीवीपी के जो तमाम जो लोग हैं वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड काम करते हैं। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। आज आप देखिए राजस्थान में किस तरह के हाल हैं। तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनके वीसी जो कुलगुरु इन्होंने बनाए हैं वो सारे आरएसएस के लोग हैं। अब सोच के देखिए, जब आरएसएस के लोग विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में बैठेंगे तो एजुकेशन का क्या हाल होगा? शिक्षा कहाँ बढ़ पाएगी? लेकिन एनएसयूआई ने सतत प्रयास किया है, हमेशा से प्रयास किया है कि गांव गरीब मजदूर का बच्चा कैसे पढ़े, उनकी फीस कैसे कम कराई जाए। आप देख लीजिए राजस्थान की अपन बात करते हैं, तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, कितने लोगों ने एबीवीपी के लोगों ने प्रोटेक्ट किया है फीस कम करने के लिए। कितने लोगों ने यह कहा कि ये जो कुलगुरु या वाइस चांसलर है ये अच्छा नहीं है या इनका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, कभी विरोध नहीं करते वो लोग। उनका एक प्रोपेगेंडा है। वो धर्म के नाम पे बात करेंगे, वो जातिवाद के नाम पे बात करेंगे। शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ, हमारे टाइम पे लाइब्रेरी बनी हो, हॉस्टल से बने हो, आज जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके लिए कितना एनएसयूआई के लोगों ने संघर्ष किया। आप मानोगे नहीं, एबीवीपी कहीं नज़र नहीं आई। और ये हमारा एक रिकॉर्ड रहा है कि एबीवीपी का तो पूरे राजस्थान में भी कहीं ऐसा स्कोर नहीं है। आज सरकारें हैं और सरकारी होने की वजह से ये लोग कुछ फंडिंग इकट्ठा कर लेते हैं और छात्रों को जो गुमराह करके और अपनी गुटबाजी करते हैं। सब एनएसयूआई में अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राजस्थान से निकलकर विनोद झाकड़ बने हैं। विनोद झाकड़ जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे और एनएसयूआई में भी काफ़ी एक्टिव थे, तब वो कह रहे थे कि छात्र संघ चुनाव वापस शुरू करवाएंगे राजस्थान में। पर उसके बाद जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक भी ऐसा आंदोलन या फिर एक भी ऐसी विरोध यात्रा उन्होंने इसको लेकर नहीं करी। आप मुझे एक बात बताइए, विनोद झाकड़ जब से राजस्थान नेशनल अध्यक्ष बने, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा छात्र नेता होगा जो पूरे देश में प्रोटेक्शन कर पा रहा हूँ। आप मान के चलो, ये जो नीट का प्रोटेक्शन होगा,
आप सोचेंगे पूरे देश में क्या बवाल मचा दिया। विनोद जाखड़ बहुत संघर्षशील नेता है और बहुत जीरो से उठा हुआ है। उसने वो चीज़ें देखी हैं। आज वो अध्यक्ष है लेकिन वो आम छात्र की भावना को समझता है। क्यों? क्योंकि उस दौर से वो गुजरा हुआ है। तो आप बात करते जाखड़ की, राजस्थान में नहीं पूरे देश में जलजले पैदा कर दी विनोद जाखड़ ने, और बहुत संघर्षशील है। और रही बात चुनावों की, वो बार बार मांग कर रहे हैं। जब यहाँ के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने मांग करी है। और आप ये सोच के देखिए, चुनाव से अगर ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ है तो वो ये है कि नीट के बच्चे आज करीबन 23 लाख लोगों का बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो उन बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए विनोद जाखड़ बराबर संघर्ष कर रहा है। पूरे देश में लगातार संघर्ष कर रहा है। हम अगर बात करें, आप यूथ कांग्रेस में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे। अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? मेंबरशिप इन्होंने करवाई है और जिसकी ज़्यादा मेंबरशिप है, स्वाभाविक बात है वो अध्यक्ष बनेगा। आपके हिसाब से, व्यक्तिगत राय में आपकी जानना? मेरे हिसाब से देखो, सारे कांग्रेस के साथी हैं और सभी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और सभी को मेरी शुभकामनाएं। यूथ कांग्रेस के चुनाव पर एक और आरोप लगता है कि पार्टी फंड जुटाने के लिए इस तरीके के चुनाव वगैरह करवाए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 75 रुपये में मेंबर बनाया जाता है और अगर किसी को जीतना है तो लमसम वो आंकड़ा 17 से 18 करोड़ तक चला जाता है। जब एक आम नेता, अगर जो जिसे कहा जाता है कि किसान पृष्ठभूमि से आ रहा है, वो इतना पैसा खर्च करेगा तो वो आम नेता कहलाएगा? नहीं, आप मुझे वो बताओ, आम नेता की जेब थोड़ी जा रहा है ये तो जो मेंबर बन रहा है, आज हमारे जो लाखों लाखों मेंबर बने हैं वो लोग दे रहे हैं, जो विचारधारा से प्रभावित होकर दे रहे हैं, पार्टी की गाइडलाइन के तहत दे रहे हैं। तो ये तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि हमारी पार्टी से कितने युवा लोग प्रभावित हैं। कांग्रेस में आप काफ़ी समय से एक्टिव हैं। एक बार कांग्रेस आती है राजस्थान में, एक बार भाजपा आती है। 2028 से 2023 तक का आपका कार्यकाल, आप लोग कहते हैं बड़ा अच्छा रहा, पर सरकार रिपीट नहीं हुई। क्या वजह मानते? देखो, राजस्थान की एक जनता जो है ना, अभी उसको वोट देना आता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे एक बात बताइए, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत ने क्या नहीं दिया इस प्रदेश को? कॉलेज नहीं दी हो, मेडिकल कॉलेज नहीं दी हो, नर्सिंग कॉलेज नहीं दी हो। आप सोच के देखिए, कितने जिले बना दिए, कितनी नगर पालिका बना दी, कितनी तहसीलें बना दी। क्या चाहिए था उस जनता को? आप सोच के देखिए, फिर भी ये लोग वोट नहीं देते हैं। यहाँ के लोग भावनाओं में बह जाती है। ये धर्म के नाम पे यहाँ के लोग जो है इनको गुमराह कर देते हैं, जातियों के नाम पे लोगों को बांट देते हैं। तमाम जैसे मुद्दे हैं। आज अब राजस्थान जनता समझ रही है इन चीज़ों को। आज करीबन 2.5-3 साल हुए, अभी लोग बड़े परेशान हैं इन चीज़ों को लेके, बहुत परेशान है। और आज वापस वो अशोक गहलोत की सरकार लोगों को याद आ रही है। सर, ये आपने वजह बताई, पर जब एनालाइज करते तो 2 वजह और निकल कर आती है। एक, जो भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोप लगे सरकार पर। दूसरा, जो आप ही की सरकार में जो गुटबाजी हमें देखने को मिली, सचिन पायलट, मानेसर चले गए रूट कर, तो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन में कुछ तो असर आया उसका, शायद जनता उससे कनेक्ट नहीं कर पाई। अच्छा, आपको पता है अभी मदन जी राठौड़ और भजन लाल कितनी विवाद चल रहा है? पता है आपको? आपस में कितने लड़ रहे हैं वो लोग? कभी देखा है, कभी गया है, किसी ने फोटो देखी है कि मदन राठौड़ भजन लाल के साथ बैठ के कभी पीसी कर रहे हो? मुझे एक फोटो दिखा दीजिए आप, जिसमें साथ में बैठ के पीसी कर रहे हो। और अभी तबादले में जो धंधा इन लोगों ने चला रखा है, आप देख नहीं रहे, रोज वीडियो वायरल हो रही है। कोई भजन लाल के बारे में बोल रहा है, कोई मदन राठौड़ के बारे में बोल रहा है। अब ये तो सर्वविदित है ना, आप देखिए ना। अब गुटबाजी नहीं होती है हमारे यहाँ, स्वतंत्र लोकतंत्र है कांग्रेस में, सबको कहने का अधिकार है। कह के बताइए नहीं बीजेपी में कोई। हमारे यहाँ तो आम आदमी कह सकता है कि मैं सीएम बनूंगा। मदन राठौड़ रूट के मानेसर तो नहीं चले गए ना। आप मेरी सरकार थोड़ी उनकी, इनकी हालात खराब है ना। ये तो एक कॉर्पोरेट कंपनी है बीजेपी। यहाँ 2 लोग बैठे हैं, अमित शाह और मोदी। ये मर्जी हुई तो जिसको चाहेंगे उसको हटाएंगे। एक बार का जो एमएलए बने, उसकी औकात है क्या कि वो मन से चला जाएगा? उसके पास है क्या एक एमएलए चला जाएगा? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये डेमोक्रेसी का मजाक किया इन लोगों ने। जब आप किसी के पास बहुमत नहीं है, जिसको लोग चाहते नहीं है, हम स्टेट से बाहर जाते हैं तो लोग रास्ते में बड़े मजाक बनाते हैं इस चीज़ को लेके। क्या तुम्हें क्या सीएम बना दिया? इतना बड़ा प्रदेश है और तो इस तरीके का सीएम बनाया गया जिनको बोलना नहीं आता, जो कभी क्या बोल रहे हैं, किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कभी का उच्चारण ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने राजस्थान में सीएम बना रखा है। तो ऐसे लोगों को सीएम बनाओगे तो आप जानते हो बगावत और बदलाव तो नहीं हो सकता। सर, वो तो बना दिया गया है, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा था जी। क्या वजह मानते हैं जो भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोप लगे, या फिर जो मानेसर घटना थी उसे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भ्रष्टाचार कब नहीं हुआ और पेपर लीक कब नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। अभी नीट का पेपर कहाँ कब आउट हुआ है? यूपी में जाके देखिए, बिहार में। ये एक वाकई ज्वलंत समस्या है। ये मैं बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स हट के बात करूंगा। ये जो समस्या है बहुत वास्तव ज्वलंत समस्या है। इसको
कहीं न कहीं निजात पाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ गहलोत सरकार को, जिन्होंने वाक़ई नया कानून लेके आए। भाई 10 साल की जेल होगी, हैं? उसका हर्जाना भी दिया जाएगा। तमाम ये कानून कांग्रेस सरकार लेके आई ना। और जितने भी इसके पीछे जो पेपर माफिया थे, उनको गिरफ्तार भी कांग्रेस सरकार ने किया। आरपीसी के चाहे मेंबर हो, कांग्रेस सरकार ने किया। चाहे चेयरमैन तक की जांच की जो एसआईटी बैठाई है, कांग्रेस सरकार ने किया। बीजेपी ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ भाषण दिए कि मगरमच्छ बाकी है। अब वो कहाँ है मगरमच्छ? अरे भाई एक तो पकड़ के लाओ। तुम छोटे छोटे लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ के ला रहे हो। हमने सुना है ऐसी इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रखा है, लोगों को जबरदस्ती वाला लोगों को डराया जा रहा है। मेरे गांव डंड में कई लोगों के बच्चों के फ़ोन आते हैं कि साहब हमारे पास, हमने एग्जाम दिया था, हमारे पास भी फ़ोन आ रहा है। मतलब वसूली का काम ये लोग करना चाह रहे हैं। तो ये जबरदस्त समस्या है और सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले आज क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए ना। हमने तो, कांग्रेस ने जो इनका कानून ही बनाया, तमाम लोगों को आज जेल के सलाखों में डालने की कोशिश भी करी, और कई लोग हैं भी। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों को करना चाहिए। चलिए सर, अब भ्रष्टाचार पे तो आपने कहा कि करा आपने, फिर भी सरकार रिपीट नहीं हुई, तो फिर मानेसर ही वजह बचती है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। मानेसर में परेड साहब क्यों गए थे? वो अपनी बात करने के लिए गए थे। वो ये नहीं गए थे कि मैं सरकार तोड़ने जा रहा हूँ, वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसे नहीं करने नहीं गए। वो अपनी बात को कहने के लिए गए थे। हमारे आला कमान के पास गए थे, शीर्ष नेतृत्व के पास गए थे। जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम जाते रहते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री तो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार तोड़ने की साजिश रची गई, भाजपा ने साजिश रची, लगातार मानेसर का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट को माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। उस बात पे क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे वो बात कहाँ आगे बढ़ी? सरकार चली ना 5 साल, चली 5 साल सरकार चली ना। और रही बात ये बीजेपी की, तो बीजेपी वालों ने तो किया ही ना। लेकिन हमारे जो है नेता, आदर्श नेता है सचिन पायलट साहब, उन्होंने बड़ा धैर्य का परिचय दिया। उनको, हमें सभी को पता था, राजस्थान वासी को विश्वास था कि ये जो कांग्रेस की विचारधारा है वो प्रभावित लोग हैं ये, और उनकी कांग्रेस विचारधारा खून में बसी हुई है। विजय ने खूब तोड़ने की कोशिश करी, खूब प्रलोभ बनाए, खूब पैसे। आपको देखा नहीं कि होटल में क्या, जब आईटी के छापे पड़े थे, कितने बड़े बड़े पैसे जो बैग भरे मिले। अमित शाह, वो एक है ना, एक मोमडन भाई को, उनका नाम बार बार चल रहा था, इसको इनको लेके खरीदा जाएगा। लेकिन शुक्रिया मानता हूँ मैं तो, पायलट साहब कहीं गए नहीं, डिगे नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए दिल्ली गए, हमारे अलग कमान के पास गए। फिर भी क्यों अशोक गहलोत बार बार मानेसर का जिक्र करते हैं? मानेसर का जिक्र वो इसलिए करते हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं बीजेपी के लिए कि इन लोगों को शर्म नहीं आती। आज अपन देख नहीं रहे कि देश में क्या हाल है, कैसे किस तरीके से विधायक तोड़े जा रहे हैं, सांसद तोड़े जा रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, रोज खरीद फरोख्त नहीं हो रहा। अब देखो किस तरीके से टीएमसी क्या हाल हुए। अब देख रहे हो किस तरीके से महाराष्ट्र में देखो क्या हाल हो रहा है। तो ये इनके लिए कोई नई बात थोड़ी। तो गहलोत जी ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में तो कांग्रेसी लोग मजबूत थे, इसलिए हम ये कर नहीं पाए। बाकी मानेसर जैसा कांड हुआ था, तब इन लोगों ने बहुत कोशिश की तोड़ने की। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं मानेसर कांड के, नहीं कि ये कहते हैं कि वो आरोप नहीं लगाते कांग्रेस के लोगों पर। सिक्के के दो पहलू होते हैं, भले ही वो भाजपा को टारगेट कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं उसमें सचिन पायलट इन्वॉल्व थे, तो उनपे भी तो एक तरीके से लांछन लगाया ही जाता है। नहीं, सचिन पाल उस दल को लीड कर रहे थे। जो हमारे असंतुष्ट लोग थे उनको वो लीड कर रहे थे, और उनके असंतुष्ट थे, वो हमारी सरकार से संतुष्ट थे। तो उनका बेसिक फंडा ये था कि हम दिल्ली हाईकमान के पास जाए और अपनी बात रखें। उस समय जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, वो बड़े लोग हैं, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। चोमू से आते हैं, उस क्षेत्र की राजनीति को कैसे देखते हैं? बाकी राजस्थान की राजनीति में और वहाँ की राजनीति में कोई अंतर? नहीं, मेरे चोमू के लोग हैं बड़े सजग और बहुत एक्टिव लोग हैं, और बहुत अच्छा मेरा एरिया है। चाहे अब उपजाऊ भूमि है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे मेरे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ के लोग बड़े समझदार होकर वोटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ की पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की रही है। मतलब दोनों पार्टियाँ ठीक चली है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में कांग्रेस मजबूत है। यादव समाज से आते हैं, लगातार अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर जो समाज है वो सरकार के मांग करता रहता है, आपका क्या स्टैंड है? सब्यवा देना चाहिए, ये कोई जातिगत मुद्दा तो है नहीं भाई। अहीर रेजिमेंट है, ये कोई जातिगत मुद्दा नहीं है, तो शौर्य का मुद्दा है। हम तो शहीद के लिए मांग रहे हैं ना, हम तो सर कटा रहे हैं। आप सोच के देखना, हम तो सर कटाने की बात कर रहे हैं। हम इससे जो है देश की सरकार से ये नहीं मांग रहे कि हमें कोई इसमें सैलरी बढ़ा दीजिए, हमारे कुछ बेसिक ज़्यादा नौकरी दे दीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि जब हमारा समाज है कोई भाई शहीद होगा है, तो उसे कंधे पर अहीर रेजिमेंट लिखा हुआ हो। और हम तो बलिदान देने के लिए बात कर रहे हैं, हम देश की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इससे अच्छा मुद्दा क्या हो सकता है बताइए?
और फिर भी सरकार नहीं दे रही, फिर भी सरकार तानाशाही बन के बैठी है। ये सरकार सब 62 से ही मांग थी, तब से तो कांग्रेस थी, तब भी नहीं मिला। मेरी बात सुनो, तब से तो चल रही है मांगे। बात मैं कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि तब से ही लंबित मांगे हैं। अब आज प्रेजेंट में ये मांग कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भाई उस समय क्या है कि वाकई लोगों ने ज्यादा मांग नहीं करी थी। अभी पिछले 10 साल से लोगों के बीच वाकई ये चल रहा है कि रेजिमेंट बनना चाहिए। दूसरे समाज के लोगों ने लगातार समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी सरकार के जू नहीं रहेंगे। कौन सी ऐसी समस्या हैं चोमू में जो आपको लगती हैं कि अभी तो, क्योंकि आप ही के विधायक हैं वहाँ पे, शिकामिल बराला हैं, उन्होंने किस हिसाब से कार्य किया है, उनकी कार्यशैली कैसी है? नहीं, मैडम ठीक है, मैडम सौम्य है, शालीनता से लोगों के बीच रहती है, लोगों के बीच जाके उनकी समस्या सुनने का काम करती है। लेकिन बेसिकली क्या है, सरकार नहीं है, तो सरकार नहीं होने के पीछे सारे काम वो नहीं हो सकते। देखो जब कोई विधायक बनता है या लोग बनाते हैं तो उनसे आशा कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन आशा के अनुरूप काम नहीं हो रही। लेकिन उसी के बावजूद तुम्हारी विधायक साहब बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों के बीच हमेशा डायलॉग जो रहता है, संवाद जो है बहुत अच्छा है। हर लोगों के बीच जाके बात करना, उनके स्थिति की जो समस्या है उनको सुलझाने का काम बहुत अच्छे से कर रही है। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने अशोक गहलोत जी का कार्यकाल भी देखा, वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल भी देखा। अगर दोनों की तुलना की जाए तो किसका कार्यकाल ज़्यादा बेहतर मानते हैं? क्या बात करते हो, वसुंधरा की गहलोत जी कहाँ तुलना होगी? पूरे देश में ऐसा सीएम नहीं है। पूरे देश में अशोक गहलोत जैसा कार्यकाल प्रदेश पूरे देश का रोल मॉडल है। आप क्या मानते हो, जन्म से लेकर मरण तक की योजना अशोक गहलोत जी ने दे रखी है। एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरने तक की पूरी योजना अशोक गहलोत जी ने दे रखी है कोई बंदा माइका लाल जो हर जिले पे मेडिकल कॉलेज खोल दे? है कोई पूरे देश में ऐसा सीएम जो हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पे नर्सिंग कॉलेज खोल दे? है कोई बंदा जो हर तहसील स्तर पे महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोल दे? बताइए मुझे। है कोई बंदा ऐसे जो हर जिले को उस पर मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल हो? अब सोच के देखिए, ऐसे अभूतपूर्व काम गहलोत जी ने किए हैं। है कोई बंदा ऐसा जो दवाई फ्री दे दे? पूरी दुनिया, पूरे देश में अगर मॉडल है तो राजस्थान मॉडल है। अशोक गहलोत जी ने वो दवाई फ्री करी। आज भी विदेशों में रिसर्च होता है कि अशोक गहलोत जी ने वो दवाई कैसी फ्री करी, और आज वो दवा उस मॉडल को देख के पूरे देश में ये मॉडल लागू करने की बात हो रही है, और बहुत से स्टूडेंट कर भी दी। क्या अशोक गहलोत जी को जो कांग्रेस आलाकमान ने उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बुलाया था, क्या आपको लगता है उन्हें वो स्वीकार कर लेना चाहिए था और सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देखो, देना चाहिए? ये आलाकमान और प्रदेश हित की बात है। इस पे मैं क्या बोलूँगा। मैं बड़े नेता हैं, उनकी पॉलिसी है, दिल्ली वाले क्या चाह रहे हैं, राजस्थान वाले क्योंकि प्रदेश। उन्होंने तो अभी बयान जो दिया था उसमें कहा था कि मैं जाना चाहता था पर मेरे खिलाफ साजिश रची गई। अब उस गहलोत जी की बात के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, बताओ मुझे आप। वो हमारे बड़े नेता हैं और पार्टी के लिए तो काम करते हैं वो। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं पार्टी लाइन में दरार पैदा कर देना, या फिर एक तरीके से ये संदेश देना कि बड़े नेताओं की अब चल नहीं रही है पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है बड़ी संस्कार वाली पार्टी है। राहुल गांधी को आपने देखा नहीं किस तरीके से बुजुर्ग लोगों से प्यार करते हैं वो लोग। भारत जोड़ो यात्रा को आपने बहुत कवर किया है, मुझे पता है। और अभी जो कोटा है आप देख ही रहे हैं, जनरली आज जो बिल्कुल ट्रेडिंग पे एक नेता है देश में तो राहुल गांधी है। अब देखिए किस तरीके से संस्कार है उसके, किस तरीके से लोगों के साथ पोलिटिकली पेश आ रहा है। तो मैं समझता हूँ संस्कार वाली पार्टी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक लड़ाई और हमें कांग्रेस में देखने को मिल रही है, ओल्ड वर्सेस न्यू, कि जो नए नेता हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति तलाश रहे हैं, पर पुराने नेता कुर्सियां छोड़ने को तैयार नहीं है। तलाशनी चाहिए, और पुराने नेताओं को कुर्सी छोड़नी चाहिए। देखो, पुराने नेताओं का भाई मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरा तो एक रिक्वेस्ट यही है कि पुराने नेताओं को पार्टी की सेवा करनी चाहिए। भाई जितने पुराने लीडर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम जैसे जो युवा लोग हैं, और भी बहुत युवा हैं, उनकी रीति नीति देख के ही तो आज आए हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। भाई अगर बुजुर्ग लोग हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी युवा हो सकता है उसको, अगर बुजुर्ग लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? तो कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। पता नहीं कितने लोग विधायक बने होंगे, कितने सांसद बने होंगे, मंत्री बने होंगे। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? पार्टी सेवा करनी चाहिए। आज की डेट में पार्टी सेवा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वो पार्टी की सेवा करते हैं तो मैं समझता हूँ युवा जो वर्ग है वो आगे आएगा। जी, आपने माना कि पुराने लोगों को अब थोड़ा युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। अगर 28 में सरकार आती है तो क्या हम अशोक गहलोत जी की जगह सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनता दें? ये तो मैं शीर्ष से जो आला कमान है उसका नेतृत्व है ना, सेम फेस करना। आप युवा और भी हो सकता है, बुजुर्ग और भी हो सकता है, हमारे 200 ML कोई और भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। पायलट साहब बहुत जुझारू हैं, और नो डाउट उन्होंने सरकार लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। पिछली बार जो हमारी सरकार आई है
उनमें कहीं ना कहीं पायलट साहब का बहुत योगदान है। सीएम कौन बनेगा 28 में या जब भी चुनाव होंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का आला कमान का विषय है। भाजपा 2 साल बनाम 5 साल की बात करती है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप बताइए पत्रकार जी, आप जनरली आप भी खूब घूमते हैं, फील्ड में जाते हैं, 2 साल में एक काम ऐसा बताइए जो पार्टी ने किया, इसने बीजेपी सरकार ने किया हो, आप बता दीजिए। मैं आपसे स्टेट का कोई पेपर लीक नहीं हुआ? एक काम बता दीजिए मुझे, पेपर कराए हैं क्या इन लोगों ने? एक पेपर बता दीजिए मुझे जो करवाए हो, अगर करवाए हैं तो जिसकी 2 से ज़्यादा वैकेंसी हो बता दीजिए मुझे। ये कह रहे हैं 56 पे वैकेंसी निकाल दी, 150 वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी होती है क्या? आप एक काम बता दीजिए मुझे, पर जो अपने घर तक पहुंची हो, एक योजना बता दीजिए, अपने गांव गरीब मजदूर इस योजना का फायदा उठा रहा हो, बता दीजिए मुझे आप। काहे की कम बात करेंगे ये कांग्रेस से कंपेयर कैसे कर सकते हैं, बताएं मुझे आप। मैं कह रहा हूँ इनकी पीढ़ी बीत जाएगी ना, ये तभी भी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात करते हुए, कल की पार्टी है, और पार्टी दूसरी बात है, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे बांट के लोग राज कर रहे हैं। भाई कांग्रेस की राजनीति को तो देश के लोगों के खून में बसी हुई है, तो ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आप कांग्रेस लगातार विपक्ष होने का दावा करती है और विपक्ष में बैठी भी है, पर राजस्थान का जो तीसरा फ्रंट खड़ा कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, वो लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस की प्रासंगिकता एज अ विपक्ष कहीं ना कहीं खत्म है और हम विपक्ष का काम कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? बेनीवाल जी भी अगर ऐसा सोचते हैं तो हमारे तो शुभकामनाएं हैं कि वो फील्ड में जाके काम करें और करें, लेकिन जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि देखो हमारे तो सीनियर हैं, विश्वविद्यालय के सीनियर हैं वो, और उनकी हालांकि संघर्ष करने की शैली बहुत अच्छी है और लोगों के बीच वो रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उनकी शब्द शैली है, जो भाषा है ना, उन पे उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। भरतपुर में जाट जो आरक्षण रैली थी वो करते हैं, वहीं पे आप ही की सबसे जो युवा सांसद आप की हैं संजना जाटा, वो मौजूद थी। उसके बाद एक ऑडियो आता है जिसमें काफ़ी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। मैंने अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता से उसके ऊपर कोई विरोध नहीं देखा। अभी उस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई ना, भाई वो ऑडियो है किसका, बेसिकली ये नहीं कि ऑडियो है किसका, पुष्टि नहीं की, ना तो हनुमान बेनीवाल जी ने की, ना संजना जाटा जी ने की। बस दोनों जो जिन दो लोगों की बात हो रही है, वो दोनों लोगों ने अभी तक ये पुष्टि इस चीज़ की नहीं करी कि यार ये मेरे लिए कहा जा रहा है या मैं कह रहा हूँ। भाई कहीं ना कहीं ये पुष्टि होगी तब तो अपन बात हुई उस चीज़ पे। और साहब अगर इसमें थोड़ी सी भी सत्यता है तो क्या ये गलत है? बहुत 100% गलत है। अगर इस तरह का है तो 100% है। और राजस्थान के लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली यूज नहीं की जा सकती जो एक प्रतिस्पष्ट पे बैठा हो, जो सम्मान्य पद पे कोई आदमी बैठा हो, ऐसी शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए। चलिए सर, ये तो इसकी पुष्टि नहीं हो रही, पर वो जो और बयान देते हैं, जैसे सचिन पायलट जी के लिए वो कहते हैं कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी। उन्होंने मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उन पे भी एक टिप्पणी करी थी हाल ही में बराना धाम वाले मामले पे। उस पर क्या कहेंगे? देखो ये उनकी स्टाइल है, बेनीवाल जी की स्टाइल है बोलने की, और अगर ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, अब मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके से कर करके उन्होंने खुद के क्षेत्र में नुकसान पहुँचा लिया। जिस तरीके ये बयान दे रहे हैं ना, ये बयान देकर उन्होंने खुद के क्षेत्र में बड़ा नुकसान पहुँचाया है। आप देखिए खीम से जिनका अच्छा होल्ड था इन लोगों का और बड़े लंबे अंतर से जीत के आते थे, और आज वहीं इनको लॉस हो गया। तो ये और किसी गलती नहीं है, इनका अच्छा सिस्टम है, संघर्ष करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भी इनकी शब्द शैली है ना, वो इनको नुकसान पहुँचा रही है। इनके लोगों को भी, इनको खुद को भी इन चीज़ पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा फ्रंट बना पाएंगे राजस्थान में? संभावना है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान में संभावना है नहीं। अभी तो क्या 2 पार्टियों का ट्रेड चलता रहा है। हाँ, ऑपरेशन बाद कुछ सीटें अगर बढ़ती हैं, आप लोग ऐसे लगता है कुछ सीटें ये लोग बढ़ाएंगे, तो उस संभावना हो सकती है उसमें भी कोई बाहर की पार्टी आएगी जो करेगी। अपने यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत कम लगता है। अभी एक मामला चल रहा है जिसमें किरोड़ी लाल जी जो हैं कृषि मंत्री, उनमें और जो गोविंद सिंह डोटासरा, हमने काफ़ी तनातनी देखने को मिली। पहले एक दूसरे को साडू भाई कहते थे, पर अब जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है लगातार, आपको नहीं लगता राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो अपनी संस्कारों के लिए जाना चाहता था, वहाँ पे राजनीति में अब भाषा का जो उपयोग है वो बहुत ही नीचे दर्जे का हो गया है? नहीं, देखो इन लोगों के क्या है, किरोड़ी लाल जी की एक आदत सी बन गई है भाई, किसी विरोध को करना, किसी प्रोटेक्शन को करना, उसको बीच में छोड़ दिया जाना। कांग्रेस राजीव इनकी ये हालत है कि विरोध करते रहे, किसी भी चीज़ को लेकर गारंटी पे नहीं पूछ पाए, कभी इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। और वही हाल इनकी बीजेपी है। अब इनकी सरकार भी है, ये लोग सारे में जो है जांच भी करवा सकते हैं। आप सोचो तो जांच एजेंसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जांच एजेंसी के वहाँ जाके पहुँच गए, उनके जो है
चीफ सेक्रेटरी और जो डीजी वगैरह है उनको उनके पास वहाँ जाके बोल रहे हैं कि साहब मुझे गिरफ्तार करिए। अरे यार तुम्हारी सरकार है, जब तुम्हारा नाम भ्रष्टाचार में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुम कांग्रेस में तो बहुत उछल कूद करते थे हैं, और आज तुम कर रहे हो। रही बात डोटासरा जी की, पाक साहब ऐसा नेता है वो उस प्रदेश का, जिसने इस प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को साथ लेके इस पार्टी की रीति को आगे बढ़ाने के साथ हक और अधिकार की बात करने वाला आदमी है वो। आप सोच के देखिए कितने एलिगेशन लगाए उनके ऊपर, उनके बच्चे में जो है गलत आरएस बन गए, खुद के ऊपर इलेक्शन लगाया, क्या हुआ उनका? तुम्हारी सरकार जांच करवाइए ना। हमारे डोटासरा जी खुले बोलते हैं और वो कहते हैं 1000 बार कह चुकी जांच करवाइए ना, आपकी सरकार है, एजेंसी ईडी भेजी थी ना घर पे, क्या हुआ? मिला कुछ? एक तो फावड़ा और जेड़ी मिली थी, कुछ नहीं मिला उनको। सारी एजेंसियाँ आगे ना, तुम बात करते हो, तुम्हारी सरकार है, तुम बयान जांच करवाओ और कट करिए खड़ा कर दो ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को गुमराह करना है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान की सरकार किस तरीके त्रस्त है उनसे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ लोगों को गुमराह करके अपना राज करना। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा और राजस्थान से थोड़ी सी बाहर की बात करूंगा, क्योंकि हालांकि मैं जातिवाद वगैरह में मानता नहीं, पर एक सवाल है और अभी बहुत ज़्यादा वो इशू चल रहा है। आप ही के समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर अभी बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या एलिगेशन लगे हैं? प्रॉपर्टी को लेकर। तो वो जांच का विषय है, सरकार उनकी है और वो जांच करना चाहिए उनको। अगर सेंटर का मान लो, सेंटर को जांच करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उनका कारोबार पहले से है, उनका कारोबार ही वो पहले से कर रहे हैं, रियल एस्टेट का पहले से उनका कारोबार, और उन्होंने खुद ने भी चीज़ कही है कि ये चीज़ें पहले से भी है। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीज़ गलत हो, तो गलत हो तो जाँच करवाइए। आप उसकी मीडिया ट्रायल में चीज़ मैटर को नहीं मत ले जाइए। आप अगर किसी का पिछड़ा वर्ग होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर कोई दलित होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो एक पार्टी का अलग विषय हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की क्या है, जमता नहीं है ना। ये लोग जो है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, दलित जो हमारे भाई हैं, इनके प्रति तो काम करना चाहते नहीं ना ये लोग। इनके ये चाहते हैं कि ये दो लोग अभी दब के रहें, लेकिन अब वो वहाँ दबाने की कोशिश तो ये लोग करते हैं, क्योंकि इनके होता क्या है, बीजेपी के एक बैग में एक आरएसएस जैसी संस्था काम करती है, जो अपने आप को देशभक्ति कहती है, मैं कहता नहीं, वो बड़ा खतरनाक काम करती है, वो एज आतंकवाद की तरह काम करती है। तो उन लोगों की चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं है कि यार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को नहीं रोका जाएगा तो हमारे जो लोग हैं ना, उन लोगों को एक दिन पता पड़ेगा इस चीज़ का कि यार अपन बहुत गलत जगह हैं और इस देश में बहुत कुछ खो चुका है ये लोग, और चंद जो लोग हैं वो इस सत्ता पे काबिज हैं। तो इसलिए ऐसे एलिगेशन लगते रहते हैं। पहली बार के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा कार्यशैली को कैसे देखते हैं? व्यक्तिगत अगर मैं बात करूंगा तो बड़े सौम्य और शालीन आदमी है वो, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं बात करूंगा तो बड़ा मजाक है इस प्रदेश का। इतना बड़ा प्रदेश है, क्षेत्र की दृष्टि से मैं समझता हूँ भारत का बड़ा प्रदेश है ये, और ऐसे लोगों को सीएम बना दिया जिनको कोई अनुभव नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी लोगों को बनाया जा रहा है और अनुभव वहाँ काम नहीं आ रहा है, अरे आप किसी को बना देते भाई, 7 बार का एमएलए बैठा है, 8 बार का एमएलए बैठे हैं, किसी एमएलए को बना देते आप। 1 बार का एमएलए जिसको अनुभव नहीं है यार, जो कभी सरपंच का चुनाव लड़ा हो, डायरेक्ट सीधा उसको चुनाव लड़ा दिया गया हो, और उसको डायरेक्ट चुनाव लड़ा कर आप प्रदेश का सीएम बना रहे हो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। मैं तो ये कर रहा हूँ, आज केवलाल जी जो कर रहे हैं ना, ये उनके मन में टेशी तो है कि यार मैं 8 बार का एमएलए बन लिया, लेकिन मेरे को मिला क्या। तब 1 बार के एमएलए को तुम बना दोगे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। वो 1 बार का एमएलए उसी को बना के आप फ्री कर दोगे तो इस प्रदेश का भला कैसे होगा भाई, जब उसको अनुभव ही नहीं है। भाई आपको शिक्षा क्षेत्र में क्या काम करना है, हेल्थ के सेक्टर में क्या काम करना है, उनको पता ही नहीं है, कैसे करोगे बताओ मुझे। और जो जितने भी सीनियर मंत्री बनाए गए हैं वो कैसे काम करेंगे जूनियर के नीचे। तो बेचारे भजनलाल जी तो खुद देखते हैं, तो उनको खुद को ये लगता है कि यार मुझे क्यों ज़बरदस्ती बना दिया गया है, ये वो नहीं कर पा रहे हो। भजनलाल जी के बस की बात है भी नहीं कि इस तरह का प्रदेश वो संभाल पाएंगे। सांगानेर नहीं संभाल पा रहे वो। आप सांगानेर जाते हैं, कभी जाते रहते हैं लोग, उनकी विधानसभा में जाके देखो अब क्या हाल है। इतने बुरे बदतर हाल इन लोगों ने कर रखे हैं, सारी सड़कें इन्होंने खोद रखी है। अभी कल परसों बारिश हुई थी, आपने देखा नहीं बारिश में क्या हाल थे सांगानेर के, बहुत बुरी करते प्रस्त सांगानेर। ये तो भला है कांग्रेस राज का, जो वहाँ सिटी पार्क दे दिया, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल दे दिया, मिड लॉ कॉलेज दे दी, गवर्नमेंट कॉलेज दे दी, ये तो कुछ दे नहीं पाए ना आज तक। तो वहाँ गवर्नमेंट सांगानेर में तो बीजेपी का ही रहा है एमएलए, तो इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो प्रदेश की बात तो तब करेंगे जब भी ये मिले ना भजनलाल जी, क्यों आप तो लोग मिलते रहते हो, तो उनको जरूर बोलना कि भजनलाल जी प्रदेश के सीएम हो,
फिर कम से कम अपनी विधानसभा को देख लो एक बार, वो विधायक वहीं से बन गया और उन लोगों ने आपको सीएम बनाया, तो उस विधानसभा सांसद की सूद तो ले लेंगे वो लोग। साहब हमने एक पैटर्न नोटिस करा है कांग्रेस में कि 98 में सरकार आई थी, उसके बाद जितनी बार आपने सरकार बनाई है बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं आप, क्या वजह है इसकी? नहीं, वजह कुछ नहीं है एक्चुअल में। क्या होता है, थर्ड फ्रंट जो है ना, जैसे बसपा है, कुछ निर्दलीय वगैरह है। देखो कांग्रेस में परंपरा रही है, कांग्रेस में क्या है कि टिकट लेने वाले बहुत लोग होते हैं। बीजेपी तो क्या है, वो तो एक लिमिटेड कंपनी है, तो वो लोग तो लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते ही नहीं है। मेरे यहाँ क्या है कि एक विधानसभा में 2-3 दावेदार तो मिलेंगे जो मजबूत दावेदार है, तो उनमें से कहीं ना कहीं एक, देखो इच्छा सबकी होती है। भाई चुनाव लड़े कोई आदमी 5 साल ग्राउंड में मेहनत कर रहा है और उसको एंड में अगर टिकट नहीं मिलती है तो उसके कहीं ना कहीं इसको मन में ठेस होती है, तो वो मैदान में उतर जाता है। और वजह यही होती है कि वो सीटें हमारी कम हो जाए। आपने परंपरा की बात करी, एक परंपरा और देखी गई है, 3 बार से ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं जब सरकार आई है, पर एक एलिगेशन और लगता है कि मेहनत कोई और करता है और मुख्यमंत्री का पद हर बार अशोक गहलोत ले जाते हैं। 98 में परसराम मदेरणा ने करी, उसके बाद सीपी जोशी, इससे पिछली बार सचिन पायलट जी का नाम आगे था। ये कौन सा जादू है जो हर बार जादूगर अपनी कुर्सी निकलवा लेता है? देखो होता क्या है, ये सब मीडिया की देन है, ये मीडिया का सब भ्रम है। आज सरकार में नहीं है ना, गहलोत जी कहाँ हैं आज? पिछले 2 साल में ग्राउंड में नहीं है, लोगों के बीच मिल रहे हैं ना, सब लोगों से जा रहे हैं ना। आम आदमी की जनसभाएं मिलती है, आप कभी चले जाओ गहलोत जी के दरबार खुले हैं, मिल रहे हैं लोगों से। और जब सीएम थे तभी लोगों से मिलते थे, और आज आप कहीं बुला लो गहलोत जी को, हमेशा उपलब्ध है। इतने शालीन और उपलब्ध रहने वाले इंसान मिलेगा नहीं आपको। और रही बात ये कि पूरी कांग्रेस मेहनत करती है, ये सिंगल पार्टी का विजन नहीं होता, सिंगल पार्टी सिंगल आदमी जिता भी नहीं पाता है। पूरी कांग्रेस मेहनत करती है, और पूरी कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, मंडल से लेके बूथ से लेके स्टेट तक, सारे लोग मेहनत करते हैं, उसकी वजह सरकार आती है। एक आरोप और लगता है लगातार कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में एक साठगांठ थी, जिसकी वजह से फिक्स कर रखा था कि एक बार आप एक बार हम, और ये जो इसका प्रमाण है वो वहाँ मिल जाता है जहाँ पे मानेसर के समय बाद में अशोक गहलोत ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाने में सहायता करी। तो इसमें कितनी सत्यता है? गहलोत जी तो अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था, बजरलाल के भी, हमारे सीएम साहब अच्छे हैं, शालीन ने अच्छे हैं, और सरकार बचाने में मदद करी, दोनों में अंतर है। वो देखो ये ऐसे बयान तो देखो गहलोत जी तो कभी दिए नहीं। कैसे नहीं? भाई बचाने के लिए मदद करी है सर। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास गहलोत वसुंधरा गुट की जो विधायक हैं उनका आउटपुट है, उन लोगों से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा उनको बचाने का काम, बचाने के लिए कहाँ जरूरत थी हमें? हमारे विधायक टूट के थोड़ी गए थे, हमारे विधायक तुम्हारे सर इसलिए गए थे कि आला कमान के पास जाएंगे, हमारी बात को कहते हैं साहब, गहलोत साहब खुद कहते हैं बचाने के लिए नहीं बोला उन्होंने, बचाने के लिए नहीं, उन्होंने ये आउटपुट दिया, उन्होंने आउटपुट दिया कि अमित शाह जैसे लोग किस तरीके तोड़ने का खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आउटपुट दिया था। वसुंधरा जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, कि उन लोगों ने इस तरह के संकेत हमें दिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे दिल्ली के लोग हैं, दलाल टाइप के लोग यहाँ घूम रहे हैं और वो आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी आए थे कोटा, नीट जो विरोध यात्रा थी उसमें काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए आप लोगों पर कि पेपर से पहले ही क्यों, जब 3 दिन पहले ये करना, बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा और चीज़ें उसके लिए ख़राब होगी। नहीं ऐसा नहीं है, पेपर से पहले वो तो प्रोटेक्शन से पहले चलता रहा ना। हम तो जिस चीज़ नीट का पेपर आउट हुआ, जिस दिन 22-23 लोगों का भविष्य ग्रस्त में चला गया था, कांग्रेस पार्टी उसी से खड़ी है, कांग्रेस पार्टी उसी से काम कर रही है ना, ऐसा नहीं है। उस दिन राहुल गांधी का आना था और वो कोई प्रोटेक्शन था नहीं, वो तो बच्चों से मिलने आए थे, बच्चों को मोटिवेट करने आए थे कि एग्जाम ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में और एग्जाम चलती रहेंगी, तो आप वो तो मोटिवेट करने आए थे बच्चों को। उनका कोई प्रोटेक्शन थोड़ी था वहाँ कि भाई कोटा बंद कर दिया या जाम कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं। वो तो बच्चों से रूबरू होने आए थे कि यार इस तरीके से है। उन्होंने एक पूरा ढांचा समझा दिया अपनी शिक्षा का, क्या देश और प्रदेश में क्या हाल है, किस तरीके से शिक्षा का बजट है अपना, और वो उस बजट के ऊपर बात करते हैं। उस अकेले शिक्षा का बजट को लेकर या नीट के जो बच्चे उनका खर्चा बराबर है दोनों का। अब सोच के देखो, आप ये नीट का बजट और पूरे एजुकेशन का बजट पूरे देश का बराबर है, वो तो कहाँ शिक्षा आगे बढ़ पाएगी। तो उन्होंने एक ढांचा समझाने की कोशिश की थी। भाई 3-4 जो डिपार्टमेंट विभाग है उनका बजट देख लीजिए, हमारे जो जितनी भी कंपनी एग्जाम उनका बजट देख लीजिए, वो कम ही रहेगा डिपार्टमेंट बजट। तो वो तो एक ढांचा समझाने आए थे कि अपन करना क्या चाह रहे हैं, इस देश का जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरीके से गर्त में जा रहा है, और सरकारें समझने की कोशिश नहीं कर रही है। तो वो तो इसको विजन को लेकर चल रहे हैं, उनका कोई प्रोटेक्शन सरकार के खिलाफ नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि मेरा युवा है ना किस तरीके से अंधकार में होता जा रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कम से कम एक ऐसा प्रयास करूं तो लोगों के बीच जाऊं, लोगों को ये चीज़ समझाऊं,
और क्या पता लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। सब ऑलमोस्ट हम पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप उन पे क्या विचार रखते हैं बताइएगा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जननायक, सुशासन के प्रतीक, सचिन पायलट, भविष्य का चेहरा, देश नहीं विश्व भर की पहचान, कांग्रेस के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कुशल संगठनकर्ता, आम कार्यकर्ता से लेकर खास कार्यकर्ता तक को एक भाव से देखना, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बहुत सौम्य छवि के हैं और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के सवाल उठाते हैं, जिस प्रकार से पक्ष को घेरते हैं, बहुत काबिल तारीफ है। वसुंधरा राजे, अच्छी प्रशासक रही लेकिन अहंकार लेड हुआ। जो अभी मंत्री है राजस्थान के भजनलाल शर्मा, क्या अभी तो कुछ किया नहीं ऐसे, तो क्या बोला जाए, नो कमेंट्स। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, यार वो सामंतशाही लोग हैं, वो तो राजा रजवाड़ा से निकले हुए लोग हैं, तो उनके बारे में अभी क्या बोले। किरोड़ी लाल मीणा, बहुत संघर्ष किया यार, बहुत संघर्षशील नेता है, लेकिन किरोड़ी जी का संघर्ष कभी भी अंतिम दौर में आके परिणाम नहीं ला पाता। नरेश मीणा, बहुत संघर्षशील नेता है और आदिवासी, दलित, किसान, युवाओं के लिए बहुत लंबा संघर्ष कर रहे हैं। थोड़े से एग्रेसिव हैं, थोड़े से भावुक हैं, अगर इन चीज़ों पर वो कंट्रोल करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। रविंद्र सिंह भाटी, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी और नई उम्र में एमएलए बन गए और अभी भी उनकी शैली अच्छी है और अपने लोगों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, अच्छे संघर्षशील के व्यक्ति हैं और मुद्दे की बात तो वो करते ही हैं और कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना उनका एक शैली है। थोड़ी सी अपने शब्दों पे मर्यादित भाषा का प्रयोग कम करते हैं। विनोद झाकड़, एक दलित चेहरा जो राजस्थान कॉलेज से उठ के इस प्रदेश की, इस विश्वविद्यालय की गलियों से निकल के आज पूरे देश के छात्रों का नेतृत्व कर रहा है और इस तरीके से नेतृत्व कर रहा है कि मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश की नज़रें विनोद झाकड़ पे है, पूरे देश की। मैं समझ के मान के चलना, विपक्ष के जो बीजेपी के सरकार के जो लोग हैं ना, उनकी अगर नींद हराम कर रहे थे तो विनोद झाकड़ ने कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का जुमलेबाज, इस देश को वर्षों साल पीछे कर दिया गया। राहुल गांधी, एक विजनरी सोच वाला लीडर जो संभावनाओं से भरी दुनिया को देखता है और इस देश की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के डेवलपमेंट को आगे करने के लिए उसके मन में, उसके दिल में, उसके अंतरात्मा में, तीनों में एक विजन है, उसकी कथनी और करने में अंतर नहीं है। सुरेश यादव, बेसिकली संघर्षशील और ऊर्जावान। तो सब 28 में कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 24 से कर रहा हूँ तैयारी और अगर पार्टी मौका देती है मुझे। आखिरी कोई संदेश इस पॉडकास्ट के माध्यम से लास्ट में आप चोमू की जनता को या राजस्थान की जनता को देना चाहें या युवाओं को कुछ कहना चाहें जो राजनीति में आना चाहते हैं? देखो, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है और राजनीति में आना चाहिए। चंद्रगुप्त ने भी कहा था कि अगर कोई राजनीति के लिए मना करता है या युवा विमुक्त होता है तो उस राष्ट्र के लिए, उस देश के लिए वो कुठाराघात है। आइए, अच्छा मैदान है, संघर्ष करिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए और गांव गरीब मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करिए। अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो संघर्षशील है, सब क्या है तो क्या कह सकते हैं। चलिए साहब, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आप भी हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद।